हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई का एनालिसिस। जो यूपीएसआई के जो पेपर चल रहे हैं, एग्जाम जो चल रहे हैं, उसका एनालिसिस लेकर आया हूं। उसके जो मैथ के जो प्रश्न हैं उनका सलूशन लेकर आया हूं। बच्चों से कुछ प्रश्न मुझको मिले हैं जो बच्चों ने बताया है कि सर ये ऐसे ऐसे पेपर में आया था। काफ़ी दिनों से मैं वैसे आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बच्चों ने बताया मुझे कि सर ये पेपर आ रहा था, क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं जो मैं आपका आज सलूशन कराने वाला हूँ। ज़रा देखिएगा प्रश्न कैसे आया है। वो प्रश्न था कि 256 क्या था, 256 यहाँ पे 256 ये यानी 2 की पावर 256 को 2 की पावर 256 को 17 से भाग दे दिया जाए, यानी 17 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन क्या था आपको? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन आपका 16 था, फिर 14 और 1 और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस तरीके का कुछ ऑप्शन आपको मिला था वहाँ पे। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने उसको मुझसे पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, तो बिल्कुल आपने इस प्रश्न को कर दिया होगा। कैसे किया होगा समझिएगा। 2 को 17 के नियरेस्ट में बना सकते हो, 2 को 17 के आसपास की संख्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसमें 2 की पावर 4 अगर मैंने निकाल लिया तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 चौके 16। क्लियर। भाग किससे करना था? 17 से भाग करना था। तो ये 16 और ये 17 जब इसको भाग करेगा तो -1 की पावर 64 हो गई, और -1 की पावर 64 यानी 1 मेरा आंसर। 1 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, बहुत ही बेहद आसान पेपर आया था मैथ का, बेहद आसान क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके आए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न वहाँ पे क्या था। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न वहाँ पे था दोस्तों कि 7 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 7 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 71 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 71 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। ये आपके ऑप्शन रहे, ये आपके ऑप्शन रहे। इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शन दिए गए थे वहां पे। ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। और 6 अंकों की एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 71 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पहले 6 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। 6 अंकों, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मैंने लिख ली। अब ये कह रहा है कि 71 से भाग दे दिया जाए तो 71 का गुणज होना चाहिए वो संख्या। अगर 71 से कोई संख्या विभाजित है यानी वो 71 का गुणज है, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो 71 से अगर भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, ये एक बार भाग हो गया मेरा। इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 2। ये समझ रहे हैं आप लोग। अब इस 0 की बारी है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 7 से इसको किया तो ये 4 बार कटेगा, 4 का नम 4 और 4 सते 28, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 8 और 0 यानी 0 0 आ जाएगा। इसकी 0 की बारी यहाँ पे। अब ये 2 0 आया, एक 0 उतार दिया मैंने। एक 0 तो नियम है कि एक 0 आएगा ही, मतलब नियम क्या है कि एक नंबर आना ही आना है, लेकिन तब भी इससे छोटा पड़ गया। अब ये नंबर इससे छोटा पड़ गया तो आगे भाग नहीं जाने वाला है। तो इसको उतारने के लिए यहाँ पे एक 0 और ये 0 तभी यहाँ पे आएगा। क्लियर। इसको इससे भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए ना तो भाग, अंतिम भाग जो होता है उसको एक बार ज़्यादा ले लिया करो। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक बार ज़्यादा नहीं लोगे तो आंसर नहीं आएगा, दोनों कंडीशन में आंसर आएगा, लेकिन एक बार ज़्यादा ले लो तो आंसर एग्जैक्ट वही आ जाएगा। तो समझना, इस 7 से 60 को भाग दो तो 7 × 35
ठीक है, 7 छंग 42, ठीक है, 9 बार में अगर हम इसको देखते हैं, 9 बार में एग्जैक्टली 9 बार में देखते हैं कि 9 एकन्नम 9 और 9 सते 63, 9 सते 63। ये अगर 600 में 639 घटाएंगे, आप लोग सभी जानते हो कि मेरा 39 तो बचेगा ना, 639 में 600 माइनस कर दीजिए तो 39 बचेगा, और यही मेरा, यानी ये 39 इसमें एक्स्ट्रा था, 39 ही इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझको, ये 39 ही इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात मेरा जो ऑप्शन होगा, मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, बस आपको एक डिवाइड करना था और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है हम लोगों से, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था आप सभी से, बेहद आसान प्रश्न था। ये आपका एसआई थे था, यानी साधारण ब्याज का प्रश्न था। वो प्रश्न क्या था जरा समझिएगा कि एक आदमी ने साधारण ब्याज, क्या प्रश्न था कि एक आदमी साधारण ब्याज, एक आदमी साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपये और 9% दर पर 5400 रुपये निवेश किया। ठीक है, एक आदमी साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर पर 2400 रुपये और 9% की दर पर 5400 रुपये निवेश किया, तो बोला गया है 6 वर्ष बाद उसे अपने निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी, ऐसा प्रश्न था। इसमें कुछ ऑप्शन भी आपको दिए गए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न था, बड़ा अच्छा प्रश्न था। ये एसआई का प्रश्न आया था यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है, ऐसे प्रश्न तो चुटकियों में लगा सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक आदमी साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 निवेश किया, 9% की दर पर 5400 रुपये निवेश किया, तो 6 वर्ष बाद, यानी जो धनराशि दी जा रही है ये 6 वर्ष के लिए दी जा रही है। बात को समझिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे आपने 2400 रुपये दिया, कितने रुपए दिया, 2400 रुपये दिया, एग्जैक्ट कोई दिक्कत नहीं। दर कितनी ली, 5%, लेकिन ये 5% दर कितने साल के लिए ली, 6 साल के लिए। एक साल में 5% ब्याज, तो 6 साल में ब्याज कितना हुआ, 30% हुआ। इसका 30% ब्याज आप पाएंगे। ओके, कितने परसेंट पाएंगे, 30% ब्याज पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अगर डायरेक्ट इसने कहा कि राशि कितनी प्राप्त होगी, आप 130 डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप 130 डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्लस उसने बोला है कि 5400 रुपये, कितने, 5400 रुपये, एक साल का ब्याज 9, तो 6 साल का ब्याज 54। क्लियर, 54 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिए। यहाँ पे क्या आएगा, 24 या 72, 720, 54 × 54, यानी 54 × 54 आपको स्क्वायर होना चाहिए कि इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2916, इसका स्क्वायर कितना होता है, 2916। इनको ऐड कर लीजिए भाई साहब, इनको ऐड कर लीजिए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा और 1 3, यानी 36 और 36 आपका आ गया। ये तो ब्याज की बात थी भाई। वो कह रहा है कितनी राशि प्राप्त होगी, अर्थात इनका भी योग करना है, इनका भी योग करना है। इसी में ऐड कर दीजिए 2400 रुपये और इसी में ऐड कर दीजिए 5400 रुपये। ये जो टोटल अमाउंट आएगा ना भाई, ये जो टोटल ऐड आएगा यही आपका आंसर होगा। ये जो टोटल ऐड आएगा यही आपका आंसर होगा भाई। तो इनको भाई ऐड कर सकते हो आप लोग, एग्जैक्टली ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताएं। सभी लोग ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर लीजिएगा, सब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। 5 तो 7 और 3 10, ये 11,000 कुछ आएगा, 11,000 कुछ आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।
11,000 कुछ आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी तरह का एक प्रश्न और आया था, जरा मैं देखता हूं कैसा प्रश्न था। कह रहा यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या, वो 9 अंकों की संख्या क्या है? 2 5 9 8 7 6 P 0 5 कामा 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो p² + 5 का मान क्या होगा? कह रहा है ये जो संख्या है ना भाई साहब, ये जो संख्या है ये डिविजिबल है, यानी 11 से पूरी तरीके से भाज्य है। तो आप बताओ ये संख्या अगर 11 से भाज्य है तो p² + 5 का मान क्या होगा? p² + 5 का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से आया हुआ प्रश्न है कि आप लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़ के गए थे? बिल्कुल पढ़ के गए थे, तो ये प्रश्न बिल्कुल छोड़ के नहीं आए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। 11 से विभाज्यता का रूल क्या है कि अल्टरनेट, यहाँ पे एक स्थान छोड़ दीजिए, एक स्थान छोड़ दीजिए, एक स्थान छोड़ दीजिए और एक स्थान छोड़ दीजिए, इनका ऐड, ठीक है। अल्टरनेट जो ऐड होता है, यानी अब इसको मैंने इससे किया तो इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है। तो पहले हम योग कर लेते हैं, यहाँ पे 14 और 14 और 5 यानी 19 हो गया, बराबर इधर देखो 5 7 12 और 12 21 और 2 23, कितना हो गया? 23, और ये भी तो था P, ठीक है। आप समझिएगा, अब ये 19 जीरो तो नहीं बन सकता। 11 से विभाज्यता का नियम है कि इनके जो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होती है? 11 से विभाज्य होती है। ऐसा रूल है आपका, तो मैंने वही काम किया। अब यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं कंडीशन में, भाई इसमें हम बढ़ा नहीं सकते और इसमें हमको जोड़ना ही है, तो यानी 11 से विभाज्य होनी चाहिए। अरे इनका अंतर कितना है? इनका अंतर सर 4 है, और अब होना कितना चाहिए? 11 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका मान कितना होगा? कितना कम है ये 11 से? ये 4 है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 11 बन जाए? भैया 7 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 7 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा ना। अब 7 इसमें जोड़ो, देखो इसका अंतर 11 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो P का मान आ गया 11, 7 आ गया, तो p² का मान 49 होगा और +5, यानी आपका आंसर आ गया 54 आ गया। एग्जैक्ट आंसर 54 आ गया। बोलो क्या दिक्कत थी? कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल इजी प्रश्न थे आपके, अच्छे प्रश्न थे जो पेपर में आए हुए हैं। चलिए अगले चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न था आपका, एक वस्तु को 3150 रुपए में, एक वस्तु को 3150 रुपए में, कितने में? 3150 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। यानी इतने में वो सेलिंग कर रहा है भाई, ये एसपी है आपका, एसपी है। 3150 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ होता है। यानी आपने वस्तु परसेंटेज में बेची कितने की? 105 रुपए की बेची। कितने की बेची? 105 रुपए की बेची। 105% में बेचा और रुपयों में बेचा कितने में? 3150 में बेचा। तो 1% का मान बताइए भाई, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा। जरा देखो इससे देखना, 6 से मैं काटता हूँ अगर, तो 6 × 5 = 30, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितनी बार में कटेगा भाई? 3 से काट दो ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 3, हाँ एग्जैक्ट कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ये इससे कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। 1 का मान 30 आ गया। तो बोला उसने क्या है, अगला प्रश्न बोला गया था, इसी में बोला गया था कि एक वस्तु को 3150 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। अर्थात 105 में बेचा है उसने, 105 में बेचा है उसने, तो रुपयों में कितना बेचा है? 3150 में बेचा है, तो 1 का मान कितना आ गया? 30 आ गया। बोल रहा है कि 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 8% का लाभ प्राप्त करोगे, अर्थात 108 की बात कर रहा है आप भैया, 108 की बात आप कर रहे हैं, अर्थात 108% में बेचना चाहते हो, तो इधर कितना आ जाएगा? 1 0 तो आना ही आना है, 3 × 8 = 24 भी आना है
और 3 एकड़ नाम 3 भी आना है, यानी 3240 रुपये की आप वस्तु को बेचेंगे। क्या दिक्कत थी? बोलो भाई, कोई दिक्कत थी? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न आ रहा है यार, बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। इसको भी नहीं करके आओगे तो फिर क्या करके आओगे आप? बोलो भाई, इसको भी अगर आप करके नहीं आएंगे पेपर में तो आप क्या करके आएंगे? ठीक है, जिसने बेहतरीन तैयारी की, अच्छे से तैयारी की, थोड़ी सी भी तैयारी की तो वो प्रश्न को करके अटैम्प्ट करके आया है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हैं जरा समझिएगा, बेहतरीन प्रश्न थे। कह रहा है कि रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। कितने परसेंट? 68% खर्च करती है। समझिएगा बात को, यहाँ पे रेनू है, अगर वो खर्च कितना करती है? 68% खर्च करती है। आप बता दो मुझको, अगर कोई व्यक्ति 68% खर्चा करता है, अगर 68% खर्चा करता है तो बचाता कितना है? तो सर आप कहेंगे 32% बचाता है। बोलो, कोई व्यक्ति अगर 68% खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 32% बचाता है। तो आप, मैं कहूँ बताइए फिर आय कितनी है? तो आप कहेंगे 100% है। क्लियर? अगर आप बोल रहे हैं कि 68% कोई खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 32%, तो कमाया कितना, यानी आय कितनी है? 100%। क्लियर? चलिए आगे बोला गया था, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, तो 1 मिनट, अब ये वृद्धि तो हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले उनको हम कैलकुलेशन अच्छे से सही कर लें। हम इनको सही कर सकते हैं कि नहीं, जरा देखना भाई। तो ये कट जाएगा, कितने से काट दिया जाए इसको? 4, 4 का नाम 4, 2 बचेगा, 4 से 28। ठीक है, 4 8 32 और इधर आ जाएगा 25। थोड़ा सा नॉर्मल रेशियो बना दिया इनको। ठीक है, एक नंबर से 4 से मैंने कैंसिल कर दिया। एग्जैक्ट बोला गया कि जब, अब आगे बोला गया था कि आय में, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि? 40% की वृद्धि, तो 25 चौके 100, यानी ये हो गया 1000 हो गया। क्लियर? कह रहा है कि तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि कर देता है। व्यय मतलब खर्चे में कितने परसेंट की? 30% की वृद्धि। 17 3 51। 1000 कमाया, 510 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? बचाया कितना भैया? 490 रुपये बचाया। कितना बताया? 490। एक बात समझिएगा, ये 510 17 3 51 से आया ना, 17 3 51 से आया। आप समझो, ये 17 कैसे आया? इसको 30 से भाग कर दो, 17 आ जाएगा। इस 1000 को 25 से भाग करो, 40% आ जाएगा। तो यहाँ पे हम परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या था, कितने परसेंट था, यही निकालना है हमको। तो वो परसेंटेज 8 से डिवाइड कर दो इसको। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 8 6 48 है ना, 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, एक बच गया, 10 हो गया। 8 1 8, यानी 2 बचा, पॉइंट लगा दो। 8 दूना 16, फिर इधर यही तो होगा, 8 दूना 16, 16 यानी 4 बचा, 8 बचे 40। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 61.25% की वृद्धि हुई। बताइए क्या नॉर्मल प्रश्न था? बढ़िया जबरदस्त प्रश्न आया था। ठीक है, आप इस प्रश्न को करके आए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न था। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप ऐसे प्रश्नों को लगा के बिल्कुल जाएं। नॉर्मल ही प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा कोई हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या थे। नोट हो गया? चलिए एक प्रश्न और था, जरा देखिएगा। पी क्यू और आर की दैनिक मजदूरी, पी क्यू और आर क्या था? पी क्यू और आर, इनकी दैनिक मजदूरी, इनकी क्या दैनिक मजदूरी 5, 7 और 8 के अनुपात में है। यदि क्यू प्रतिदिन, यदि क्यू यानी ये प्रतिदिन, यानी 7 का मान दिया गया है, प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है, यानी यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है ये, तो एक का मान कितना आ गया 7 8 56, 80 आया। एक का मान कितना आया 80 आ गया। तो कह रहा है
कि पी और आर के दैनिक वेतन क्रमशः क्या होंगे। तो जरा समझो, इसको 8 से गुणा कर दो तो 8 5 40, 8 5 40, 8 7 56, 8 64। तो इन्होंने पूछा क्या है, पी, पहले पी यानी 400 रुपये, पी कितना है 400 रुपये, ऐसे आंसर देना है। ओ सॉरी, पहले आर बोला गया है, क्रमशः बोला गया आर और पी। आर कितना है 6400 रुपये और पी कितना है 400 रुपये। तो आपका आंसर क्या होगा 64 और 400। अगर आपने भूल से भी ये आंसर टिक कर दिया 400 और 64, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये होगा आपका, ठीक है, 64 और 400 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।